अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार शाम 7 बजे प्रोग्राम आप देख रहे होंगे। इलेक्शन का सारा प्रोसेस आपके सामने ख़त्म हो चुका है। दंगा फसाद, लड़ाई मार कुटाई, दोनों तरफ से इल्ज़ामात की बिछाड़, लेकिन पुलिस और इंतज़ामिया ने जिस तरह इलेक्शन को रिग किया है वो आप लोगों के सामने आ गया है। बहुत सी चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाएंगी। जाली वोट डालना, बैलेट पेपर के अंदर, फिर फॉर्म 45 के अंदर, ये मैं सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। सुबह के प्रोग्राम में बताया था कि साफ शफाफ इलेक्शन होंगे तो ये इलेक्शन की ये पोजीशन होगी। तो अब जो हालात और वाक़यात हैं, यहाँ बहुत सी अभी जागते रहना है। फाइनल इलेक्शन आप लोगों के सामने है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरिट पर हुआ ये इलेक्शन ज़रूर जीतेगा, लेकिन अभी तक हालात कोई अच्छे नहीं नज़र आ रहे। मुझे हालात अच्छे इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं और ऑपरेशन रजीम चेंज जो है चल रही है यहाँ पर, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी मुझे जल्दी नज़र नहीं आ रही है। वन वे और दी अदर जो कुछ भी होता है, रात तक जो भी रिज़ल्ट आता है, असेंबली में डिज़ोल्व कर देने चाहिए। इस मुल्क की भलाई है, इसमें इस मुल्क को आगे लेकर चले, लेकिन लग रहा है ऐसा नहीं है। जो भी फैसला साज बैठे हैं उनकी अपनी मर्ज़ी है, जिधर भी लेकर जाएँ। हमारा तो काम है आप तक सिर्फ हालात और वाक़यात बता देना, सच बता देना। आप तक आगे क्या होता है ये फ़ैसला आप लोगों ने करना है, ये मेरा फ़ैसला नहीं है। और कौम जाग रही है। कौम ने जितना था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं ख़ुद घरों से निकले, जाकर वोट डाले और कोशिश की कि वो साफ़ शफाफ इलेक्शन, लेकिन पाकिस्तान आज वहीं का वहीं खड़ा है। हमने 1971 में खो दिया बांग्लादेश सिर्फ इस इलेक्शन में। 2002 में जो कुछ हुआ हमने वो भी आंखों के सामने, और आज भी तहरीक दोहराई जा रही है। अल्लाह करे जब रिज़ल्ट आए तो ऐसे हालात ना हो, लेकिन पोजीशन आपके सामने मैंने ये रख दी है। दूसरा जो अहम इशू है, शेख रशीद साहब की तरफ से आइनी दरख्वास्त मैंने तैयार कर ली है। पहले जो शेख साहब ने इंटरव्यू दिया था मेरे साथ बैठ के, वकालतनामे में साइन किया था, ज़रा वो देख लीजिएगा और क्या गुफ्तगू की थी। दीजिएगा कि क्या चैलेंज करने जा रहे हैं, और ये वकालतनामा तैनाती जो है रिश्तेदारी की बुनियाद पे हुई है। ये 14 बंदे जो शहीद हुए मॉडल टाउन में, वो भी इसी डीजी ऑपरेशन था उसकी बुनियाद पर हुए हैं। ये 20 ग्रेड में है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सो मोटिव चैलेंज में कि आपने ऐसी अपॉइंटमेंटें नहीं करनी जो कि गैर ज़ाब्ता, गैर आईनी और गैर कानूनी। और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने इसको उस केस का बदला में, और कमिश्नर को, अभी तो मैं राना वकार के खिलाफ, जब्बार के खिलाफ जा रहा हूँ कि ये पिपट है, ये सब अशारे जो है राना सनाउल्लाह से लेता है, उसका रिश्तेदार है। और हम सुप्रीम कोर्ट में जनाब हमारे अजहर साहब और अब्दुल्ला मलिक साहब ये पेश होने जा रहे हैं इसके खिलाफ कि इसको नाहल किया जाए और इसके खिलाफ सीरियसली सुप्रीम कोर्ट एक्शन। अच्छा, ये गुफ्तगू आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि राना अब्दुल जब्बार जो डीजी एंटी करप्शन है उसकी तैनाती जो है वो चैलेंज कर, राना सनाउल्लाह से ख़ास ताल्लुक़ है उनका। फिर ये कि एजेंडे के तहत यानी फ्रॉड और फ्रेब कर रहे हैं, यानी एक ज़मीन ख़रीदे नहीं और उस मामले में बैठ कर अभी कौन सी एंटी करप्शन, किस बुनियाद पे एंटी करप्शन ये महकमे में आ रही है। छोटा सा एक कानून है, नैब के कानून में तो समझ आती है कि उसके इख्तियारात सेक्शन 9 के बहुत बड़े हैं, यहाँ से कहाँ से आ गया, लेकिन ये हो रहा है और ये सियासी तौर पर इंतकाम का बदतरीन निशाना बनाया जा रहा है। अगर वाकई है तो आए सामने। और अपना फ़राह खान के बारे में जो अलॉटमेंट में वो घर पे फ़राह खान के घर जा रहे हैं, क्या पता नहीं है आपको? अब जो कुछ भी है रिकॉर्ड पे आ रहा है सारा, जितने आप छापे मारे हैं सारा कुछ रिकॉर्ड संभाला जा रहा है। किसी वक्त काम आना है एंटी करप्शन के ख़िलाफ़ ये वाली जात, बताता चलो मैं आप। और वो महंगे कमर्शियल प्लॉट की बातें कर रहे हैं, वो मैंने वैल्यूएशन निकलवा ली है सारी। तकरीबन 83 लाख के करीब फ़ी एकड़ है, तो 8 करोड़ उसी के करीब वैल्यू बन रही है। बल्कि उससे आगे जाकर चले जाएँ तो $1 लाख के करीब आ रही है। तो 10 एकड़ का हिसाब लगा लें तो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी लगाएं तो वो नए इलाके में तो वो भी 20 करोड़ के करीब बनती है। 60 करोड़ का पता नहीं कहाँ से बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम को, या जो कि आपने FIR में लिखा है तो ये डेफेमेशन का केस भी याद रखिएगा एंटी करप्शन के महकमे के खिलाफ एक वक्त मैंने दायर करना है। मैं वो तैयारी कर रहा हूँ। और वहाँ पर उनकी वालदा साहबा
बुशरा बीबी को, उसको भी हरास कर रहे हैं, बीमार औरत हैं, और हर चीज़ कानून के मुताबिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बनी है, एक एक चीज़ लई है। और यहाँ बोगस कंपनी का जिक्र करते हैं, बोगस कंपनी हमने सबूत भी दे दी है। मैंने 2 लेटर लिखे हैं, एक फेमडेक को लिखा है, फैसलाबाद डेवलपमेंट कंपनी को, कि जनाब जितने लोगों को प्लॉट दिए उनकी कीमतें सारा रख दें। अपना जो है एंटी करप्शन वाले जाके लेटर निकलवा रहे थे, क्यों नहीं लेटर निकलवाया? और FIR भी बैकग्राउंड पे चल रही है, देख लीजिएगा, फेक और फैब्रिकेटेड FIR है, झूठ का पलंदा है FIR। जिक्र किया गया 60 करोड़ की, अब 60 करोड़ का साबित कीजिएगा। और ये वहाँ पर इंडस्ट्री लगानी है, 1 अरब से ज़ायद की फिजिबिलिटी थी इस एरिए की, और वहाँ पर ज़मीन बाकायदा फैक्ट्री लगानी थी उन्होंने, और बैरूनी मुल्क से इन्वेस्टमेंट या सॉरी लोगों का एक्सपोर्ट की तरफ जाना था, लेकिन ये एक्सपोर्ट्स प्रोसेसिंग जोन को ख़ुद तबाही की तरफ लेकर वो जा रहे हैं। और फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, अपने तौर पर एक बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ कि जो है ना, किस बात पे कि एक मीटिंग हुई, मीटिंग में कोरम पूरा नहीं था। ये जुर्म है। क्या मैं कह रहा हूँ? मीटिंग पे कोरम पूरा नहीं, ये जुर्म होता है। मजाक बनाना है आप लोगों ने, मजाक बना रहे हैं आप लोग, अपना क्या कहें। और अपने नैब की तरफ से भी बाकायदा नोटिस जारी किए गए। अब नैब अपने तई यानी ना कोई सरकारी अहदा जैसा, हाँ, और ना कोई ऐसी चीज़ रिकॉर्ड के ऊपर है, उसकी भी जुरिसडिक्शन चैलेंज की हुई है। वो भी डाक लेने से इनकारी रहते हैं, लेकिन हम भी पूरा काम करते हैं। हम बाई कोरियर भिजवाते हैं। हम इस्लामाबाद के अंदर यहाँ भी अब जो है DG एंटी करप्शन जो है आगे पीछे करने की कोशिश करते हैं। फैसलाबाद बाकायदा भिजवाते हैं, वहाँ पर वहाँ अपना बाई डॉग भिजवाते हैं, और यहाँ लाहौर में बाकायदा वसूली कराते हैं। कितना कर लेंगे आप? तो नैब वाला लेटर भी जो है ना वो बैकग्राउंड पर चल रहा है। 2 नोटिस उन्होंने जारी किए हैं, फ़रा बीबी को, फ़रा खान को और एहसन जमील को, और उनका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दायरा इख्तियार में चैलेंज कर रहे हैं इस बात को। आगे चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीली फ़ैसला जो है ना वो नज़रसानी से मशरूत करने की बातें हो रही हैं। 13 जुलाई के फ़ैसले ने इस बात पर रोशनी डालकर एक नया तस्वुर पेश किया है कि कौमी सलामती की बुनियाद पर किसी पॉलिसी या फ़ैसला हुकूमत के जानिब से किसी भी दफ़ा या इस्तिस्ना पर अदालती नज़ीर उस वक्त तक लाजिम है जब तक सबूत के साथ उसकी तस्दीक न की जाए। मैं इस बात से इत्तफ़ाक़ करता नहीं। कौन सी इंक्वायरी? भाई आपको मेमो गेट का स्कैंडल का केस आपके पास मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा आज वो रिपोर्ट मैं चला दूं, मैं टीम को कहूंगा ज़्यादा डिटेल में वो फैसला क्या आया था मेमो गेट का वो आपके सामने चल जाए। शॉर्ट में मैंने कुछ बनाया हुआ था जिसमें हुसैन हक्कानी मेन कल्प्रेट था, हुसैन हक्कानी, जहाँ से आप समझ सकते हैं। ठीक है ना जी। ये 87 सफ़ों पर आपको पता है फैसला आया था, मुश्तमिल है चीफ जस्टिस साहब उमरता बिन दयाल साहब, जस्टिस जाजुल हसन, जस्टिस मदर आलम मियाँ खेल, जस्टिस मुनीम अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल क्या जी। और ये 3 अप्रैल को कासिम सूरी के फ़ैसले को दुरुस्त करा देने के लिए PTI हुकूमत की कौमी सलामती के दिफा के हकीकत के शवाहिद के साथ साबित करना लाजमी है। मैं नहीं आ सकता इस बात पर, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। और मैंने उस दिन एक ट्वीट भी किया था, याद होगा 27 मार्च वाले दिन, जिसमें मैंने कहा था असेंबलियाँ तहलील हो सकती हैं, और बड़ी वाज़वाहत के साथ मैंने ये चीज़ें सारी लिखी थी। इमरान खान सब कर सकते, उसी में असेंबलियाँ तहलील कर लेते, चूँकि तरीके तो मतलब 28 मार्च को पेश हुआ, 3 अप्रैल आखिरी दिन था, तो टूट सकते थे। लेकिन इमरान खान ने रिस्क लिया। रिस्क क्यों लिया? कौम के सामने साइफर लाना था, इसमें पता नहीं डर क्यों रहे हैं। मैंने इसमें मैंने इस इशू पे ऊपर मैंने बोल पे गुफ्तगू की है 2 इश्यूज़ के ऊपर। चलें वही दोनों सुन लें आप, मैंने क्या गुफ्तगू की है इसमें। बहुत शुक्रिया। बड़ा मुश्किल काम है। मैं एक बात अर्ज करूं, हमारे यहाँ पार्लियामेंटेरियन असेंबली में आ जाते हैं ताकि उन्होंने आईने पाकिस्तान भी बनाना है, कानून भी बनाना है, लेकिन पढ़ते नहीं है। हमारे यहाँ एक रवायत होनी चाहिए कि 6 महीने आकर आइन का रिफ्रेशर कोर्स कराया जाए तमाम पार्लियामेंटेरियन को समझने के लिए। ये तो मजाक है ना, यानी आप मीडिया पे भी बैठे हो, हर जगह बैठे हो, और आपका जो दिल चाहता है इंटरप्रिटेशन शुरू कर दें। हालांकि आप में कई ऐसे लोग होते हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं होते और जिनकी तालीम भी वाजिबी सी होती है। आइन पढ़ा हो तो फिर समझ आती है। आर्टिकल 6 समझना है क्या? आर्टिकल 6 है और उसकी लैंग्वेज को बड़े ध्यान से समझिएगा। उसका मकसद क्या है? लफ्ज आपने भूलने नहीं है। लफ्ज लिखा है एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स और सबवर्ट्स और सस्पेंड्स और होल्ड इन अबेंस और अटेम्प्ट्स और कंस्पायर्स टू एब्रोगेट और सबवर्ट। और यानी क्या बात हुई?
ये बात हो रही है एब्रोगेट करने की, सबवर्ट करने की। ये कौन करता है? ये तो करता है डिक्टेटर। डिक्टेटर क्या करता है? आइन में एक चीज निकालता है, एक चीज डाल देता है, और उसकी एक बुनियादी वजह है कि आइन में जो तरमीम करनी हो, इजाफा करना हो, तो आइन का आर्टिकल 239 मौजूद है, उसके तहत 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। तो मैं तो वैसे ही हैरान हो रहा हूँ एक इतना सा तालिबे सर मैं जरा सुनवा दूं आपको, अगर आप नाराज ना हो मैं जरा सुनवा दूं। एतजाज हसन साहब इस मामले में क्या गुज़िश्ता रोज उन्होंने इसका बड़ा अच्छा तर्जुमा किया था इसका, जरा चलाइएगा इसको। खिलाफ वर्जी है, आइन की वायलेशन ऑफ एक्टिंग इन वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हर एक पे नहीं आर्टिकल 6 लग सकता कि आपने आइन की खिलाफ वर्जी की। आर्टिकल 6 कोई इस तरह की आसान सी राणा सनाउल्लाह के हाथ में आई हुई तलवार तो नहीं है, या चाकू तो नहीं है कि वो जिहाद तरफ ही चलाता फिर। आर्टिकल 6 लगता है उस शख्स पे जिसने मुकम्मल तौर पे पूरे आइन को मुअत्तल कर दिया हो। ठीक है जनाब, आर्टिकल 6 लगता है उस पर जिसने पूरे आइन को मुअत्तल किया हो। फिर मैं, क्योंकि मैंने काफी देर तक उनसे गुफ्तगू की थी, उन्होंने डिक्टेटर्स के नाम लिए जो पाकिस्तान की तारीख में रहे। तो जनाब अजहर साहब ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? मैं गलत तो नहीं समझ गया उनकी बात? मैं बिल्कुल सही इंटरप्रिटेशन है। मैं छोटी सी मिसाल आपके सामने रख रहा हूं। इलेक्शन कमीशन ने 5 नशिस्तें देनी थी। आइन कहता है कि वो आपने मुताबिक देनी है, और वो कोर्ट नहीं है, वो फैसला करता है कि ये 5 सीटें तनासब से देंगे। तो ये आइन तो तोड़ा है उन्होंने, आइन तो तोड़ा है इलेक्शन कमीशन ने। रोजाना यहाँ पर आइन टूटता है, बुनियादी हकूक का खिलाफ वर्जी होती है। वो आर्टिकल 9 की बात ले लें, 19 की बात ले लें, 23, 24, कितने बुनियादी हक रोजाना टूटे जाते हैं। ये आइन तोड़ना क्या है? इस आइन तोड़ों की ये इस शक्ल में जब आइन तोड़ा जाए इसकी सजा कोई नहीं फराहम की गई। सही है। और मैं हैरान इस बात पे हूँ कि पूरे सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है 5 फाजल जज साहिबान का, ऐसी कोई बात, और ऐसी बात कर नहीं सकते। अगर कोई ऐसी बात करेगा तो वो अपना हलफ तोड़ेगा, और उसके अगेंस्ट याद रखिएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किस लिए है, मिसकंडक्ट का केस जाएगा इस जज के पास। जिन जज साहब ने बात की है, इजाफी नोट है, एडिशनल नोट है, एडिशनल नोट में कहता है कि मुझे बताया गया है कि आइन का आर्टिकल 5 तोड़ा है, तो हाउएवर का लफ्ज इस्तेमाल करके कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन इस पे बैठे और आइन के आर्टिकल 6 को तरमीम करे। असल लफ्जों में, हाँ, आप आर्टिकल 6 में तरमीम, इस तरह की तरमीम आर्टिकल 6 में भी नहीं हो सकती। ये मैं चैलेंज करता हूँ राणा सनाउल्लाह को और इनको। अच्छा, आज और बेवकूफ क्या बनाया कि जनाब इसको नजरसानी से हमने अटैच। कोई नजरसानी का क्या ताल्लुक? और अगर वो स्टे हुआ है, वो हिम्मत है तो राणा सनाउल्लाह के लगाओ आर्टिकल 6। अच्छा है, एक रवायत कायम करेंगे, उल्टा क्या होगा ये लगा के तो देखें। ये उल्टा खुद इसमें फंस जाएंगे और बल्कि ये बगावत करेंगे, ये जाके ट्रीजन करेंगे इस चीजों को। मैं जरा तंगी साहब से भी इसका जवाब लूंगा, लेकिन सर हमारे साथ ये शिराजी साहब भी मौजूद हैं, काफी देर से खामोश है, उनका भी एक टेक ले लेते हैं, फिर मैं तंगी साहब आपकी तरफ आऊंगा। शिराजी साहब, क्या समझते हैं आप इस सारे मामले में? हुकूमत जो कह रही है वो आपको लगता है सही है, या वाकई में जो कानून माहिर कानून कह रहे हैं कि जनाब आर्टिकल 6 इस तरह नहीं लग सकता, और माजी में किसी सियासतदान पर लगा भी नहीं है, और अगर ये तलवार लगा दी गई फिर तो सभी आएंगे इसमें? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा होती है जब सियासतदान हुकूमत में होता है तो उसका स्टांस बड़ा अलग होता है, और जब वो अपोजिशन में होता है तो सारा दिन जो है वो अवाम के गम में जो है वो कह रहे हैं कि उनकी जो है सेहत खराब हो रही होती है। सिर्फ इनका एक काम है कि वो हुकूमत में कैसे रहेंगे, चाहे मौजूदा हुकूमत थी चाहे वो पिछली हुकूमतें थी। देखिए, आर्टिकल 6 की बात जब आप करें, आपने मुशर्रफ साहब पे लगाया, आपने इससे पहले जो कानून शिकन थे उनके ऊपर लगाया, और दूसरी बात की पहली दफा तो नहीं हुआ। तो मैं इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जी, ये बताइएगा कि पार्लियामेंट के अंदर होने वाले फैसलों को पार्लियामेंट्री तौर पे क्या बाहर के जो इदारे हैं, हम बार बार कहते हैं कि जो अदालत, मुकन्नना, पार्लियामेंट, फौज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और आपकी जो जमहूरी जमातें हैं, उनका अपना अपना दायरा कार है, और हम एक दूसरे को मशवरा दे रहे होते हैं कि वो अपने दायरा कार के अंदर रहें और काम करते रहें। जो कुछ लाहौर में पंजाब असम्बली के अंदर हुआ वो, और जो कि नेशनल असम्बली के अंदर हुआ वो, अगर आप आधी रात को इस तरीके से। अच्छा, मैं चैलेंज दोबारा दोहरा देता हूँ। राणा सनाउल्लाह साहब को हिम्मत है ना, उसके जोरे बाजू है ना, उसमें राणा सनाउल्लाह में जोरे बाजू है ना। कमेटी को क्यों कहते हैं? वो लगाए हाई ट्रीजन एक्ट 1973 पढ़ ले, बाकी हुकूमत के पास इख्तियार है, आके लगा ले, डर क्यों रहा है?
अगर मुंह से निकाला है तो हिम्मत करो, लगाओ आर्टिकल 6, उल्टा खुद फंस जाओगे तुम। ये सारी सीटें छिन जाएंगी आप सब लोगों से, और जितनी काबीना आकर ये आर्टिकल 6 जब लगाएगी तो ये उल्टा ये लोग आइन तोड़ेंगे और वो ज्यादा सख्त सजा होगी। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि ये बड़ा एक खतरा, यानी डरते क्यों हैं? मैं एक बात सिंपल सी है कि वो साइफर के हवाले से एक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, और कमाल की बात है ये जो हमारे तंगी साहब बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी, बिल्कुल भट्टो साहब की कुर्बानी है, इसमें कोई शक नहीं, बीबी साहब की कुर्बानी है, कोई शक, लेकिन उसके बाद कोई कुर्बानी नहीं है। कौन सी कुर्बानी है? छोड़ दो कुर्बानी को। अच्छा, कुर्बानी क्या है जरा समझिएगा। आपको याद होगा हुसैन हक्कानी ने मेमो गेट स्कैंडल में क्या किया था, बिल्कुल। और आपको याद होगा नवाज शरीफ काला यूनिफॉर्म पहन के गए थे, वकील का यूनिफॉर्म, और अभी कौन है? हुसैन हक्कानी है। अभी भी हुसैन हक्कानी ऑपरेशन रजीम चेंज का हिस्सा है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने मिलकर बैठ के ये सारी आपका डाउट क्या, आप डरते क्यों है? आपको डरना नहीं चाहिए इन सबको। इन्हें चाहिए कि एक जुडिशियल कमीशन बिठाकर इस बात की इंक्वायरी करें, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। चलिए सर, 6 तो एक तरफ रह जाएगा, पॉइंट आ गया सर आपका। ठीक है सर, ठीक है सर, पॉइंट आ गया सर। मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि मुझे क्लोजअप जाना है ना, फिर मैं खत्म भी करना है। शराजी साहब ये बताइएगा क्या होने जा रहा है आपको लगता है? चलते हैं आगे और आपको लेकर चलते हैं अब आखिरी अपने इशू की तरफ, कि मैं कोशिश करूंगा कि सारी बातें आप तक ले आऊँ। वज़ीर आला पंजाब जो है ना, चौधरी परवेज़ इलाही साहब बन सकते हैं, नहीं बन सकते, इसका फ़ैसला सारा आज के रिज़ल्ट के ऊपर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कम से कम 13 सीटें जीत जाती है तो वज़ीर आला इनका है। अगर PMLN 11 सीटें ले जाती है तो फिर उनकी तरफ होगी। 11 सीटें के हालात नहीं है, ठीक है ना जी। और याद रखिएगा 2002 में जो गोड पीर पघाड़ा को बनाए गए थे, या रजा ज़फ़र जो वोट जो है ना, गोड चेयरमैन हुआ करते थे, परवेज़ इलाही कौम के अजीम तर मफाद में 20 अरकान पर मुश्तमिल काफ लीग का सूबाई सदर बनाएंगे। नतीजा आपके सामने मौजूद है। हमने ये सारे मामला और हालात वक्त देख लिए हैं। चौधरी जो परवेज़ इलाही है 1997 में वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, और 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इक़्तिदार जो है ना वो पूरी हुई। और 1997 में शहबाज शरीफ वज़ीर आला बने, और पंजाब जो वज़ीर आला पंजाब थे, जो परवेज़ इलाही थे वो स्पीकर बनकर ज़िम्मेदारियाँ आते रहे, ठीक है ना जी। ये चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से एक मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरीका पंजाब में बेहतरीन तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही ने चलाया और हर जगह मुकाबला किया, हर जगह लड़े, चाहे वोकला हों या कोई हो, उन्होंने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया, कोशिश उन्होंने पूरी की है। बहरहाल लग यही रहा है कि चौधरी परवेज़ इलाही अगर ये फेयर जब रिज़ल्ट जैसे मैंने बताया हूँ तो वज़ीर आला पंजाब होंगे, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक नया संग मील अबूर करेगी। इतनी सारी ताकतों के ख़िलाफ़ होने के बावजूद भी इलेक्शन अगर जीतती है तो बहुत बड़ी कामयाबी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।